हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसी से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 6th सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। तो इसके अंदर एक यूनिट है जो अपनी सेकंड जो जीन जैक्स रूसो से रिलेटेड है। तो उससे मतलब इससे पहले मैं ऑलरेडी दो जो यूनिट है उसकी वीडियो बना चुका हूँ। जो फर्स्ट यूनिट है एंड सेकंड यूनिट की जो 3 वीडियोस है वो बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे जीन जैक्स रूसो का जो जीवन परिचय था वो हमने पढ़ लिया था। फिर सामाजिक समझौते का सिद्धांत हमने पढ़ा था और उसका जो इतिहास था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो इसके अंदर हम जो 3 पॉइंट पढ़ रहे थे सामाजिक समझौते के सिद्धांत के, ठीक है, जिसमें हमने मानव प्रकृति और प्राकृतिक जो मतलब मानव प्रकृति से रिलेटेड जो टॉपिक था और दूसरा अपना था प्राकृतिक अवस्था। और इसमें हम तीसरा पॉइंट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना सामाजिक समझौता। तो इसको हम जानेंगे, फिर इसके बाद जल्दी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी इसी वीडियो के थ्रू। तो देखो सामाजिक समझौता, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है कि सामाजिक समझौता क्या है, तो उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो देखते हैं तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया। रूसो के अनुसार जब प्राकृतिक अवस्था खराब होने लगी, ठीक है, जैसे रूसो ने बताया था कि जब प्राकृतिक अवस्था धीरे धीरे खराब होने लगी, ठीक है, वहाँ निजी संपत्ति की भावना के कारण असमानता फैलने लगी थी। देखो प्राकृतिक अवस्था में ना किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था, कोई असमानता नहीं पाई जाती थी, सभी लोग बराबर थे और सभी का सभी मतलब जो सार्वजनिक संपत्ति थी उस पर अधिकार होता था, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ, जैसी प्राकृतिक अवस्था खराब होने लगी तो वहाँ निजी संपत्ति की भावना के कारण असमानता फैलने लगी। तो इन बुराइयों के उन्मूलन के लिए मानव जाति को नष्ट होने से बचाने के लिए एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए समझौता किया गया, ठीक है। इन सब बुराइयों से बचाने के लिए मानव जाति में क्या हुई, एक चीज़ की स्थापना हुई, उसको हम बोलते हैं आदर्श राज्य। उसकी स्थापना के लिए क्या किया गया था, समझौता किया गया था, ठीक है। और गाइस मैं आपको एक और बार बता देता हूँ कि मतलब कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपने मतलब कि वीडियो जो है वो बुक में से बनाई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बुक है आपकी ये पूरी थ्योरिकल है, ठीक है। इसमें आप कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं कर सकते और जितनी ये लेंथी होगी ना उतनी आपको इजी से समझ आएगा, क्योंकि शॉर्ट में करने पर ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि जितना लेंथी हम करेंगे ना उससे क्या होगा, इजी वर्ड निकल के आएंगे। और ये पूरी कहानी के बेस पर है, इसलिए हम इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये रीड करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो बाकी आप इसको कहानी के तौर पे लेके चलो कि पहले क्या हुआ था फिर अब क्या हो रहा है, ठीक है। रूसो ने पहले जो थी प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार की बुराई नहीं होती थी, ठीक है, सभी लोग बराबर थे। फिर उसके बाद जैसी प्राकृतिक अवस्था ख़त्म हुई तो उसके बाद निजी संपत्ति का क्या हो गया, निजी संपत्ति आने लगी, लोगों में असमानता फैल गई, लोग बराबर नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि आर्थिक विकास में लोग लगे हुए थे तो किसी का आर्थिक विकास ज़्यादा होता था, किसी का कम होता था। तो इस तरह की जो आपको थ्योरी है ना, ये आपको लाइन वाइज लाइन ना आगे बढ़ती चली जानी, मतलब इतिहास से हम आधुनिकता की ओर जाएंगे। तो इसको हम शॉर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये वीडियो अपनी जो है सेकंड जो ये मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी वाली बुक है इसकी जो थ्योरी है थोड़ी सी लेंथी चलेगी, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है टॉपिक तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। और बाकी 3 से 4 दिन में मतलब एग्ज़ाम से पहले ही, ठीक है, आपकी जो ये मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी की बुक है वो भी कंप्लीट करवा दूंगा मैं, डोंट वरी। तो देखते हैं अपना सामाजिक समझौता जो अपन रीड कर रहे थे। तो इसमें देखो जैसी प्राकृतिक अवस्था ख़त्म हो गई तो उसके बाद निजी संपत्ति की भावना के कारण असमानता फैलने लगी। तो इन बुराइयों के ख़त्म करने के लिए मानव जाति को नष्ट होने से बचाने के लिए एक आदर्श राज्य के लिए क्या की गई थी, समझौता किया गया था। वह कहता है कि व्यक्तियों ने जबकि संख्या की वृद्धि तथा निजी संपत्ति की संस्था के विकास के कारण अब दोबारा प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना संभव नहीं है, तथा प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य को आज़ादी मिलती थी, ठीक है, सभी लोग क्या थे, स्वतंत्र थे, उसे भी इस सभ्य समाज में साबित करना बहुत मुश्किल है। तो सोचा कि अब इसी मौजूद सभ्य समाज को एक आदर्श समाज के रूप में स्थापित किया जाए ताकि प्राकृतिक अवस्था जैसी आज़ादी और समानता इस सभ्य समाज में भी स्थापित हो जाए। तो जैसी प्राकृतिक अवस्था थी ना उसको ना सामाजिक समझौता जैसे राज्य की स्थापना की गई थी। जब देखो प्राकृतिक अवस्था थी सबसे पहले, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे प्राकृतिक अवस्था धीरे धीरे ख़त्म हुई तो
समाज की व्यवस्था शुरू हो गई। अब समाज जो था वो प्राकृतिक अवस्था जैसा नहीं था। क्यों? देखो, प्राकृतिक अवस्था और जो समाज है या राज्य है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्राकृतिक अवस्था में सभी लोगों को बढ़िया आज़ादी मिलती थी, मतलब सभी लोग बराबर थे, लेकिन राज्य के अंदर सभी लोग बराबर नहीं थे। ठीक है, पहला तो मेन डिफरेंस ये हो गया। दूसरी बात, राज्य को ना प्राकृतिक अवस्था जैसा बनाने के लिए हमें प्राकृतिक अवस्था जैसे गुण उसके अंदर डालने पड़ेंगे राज्य के अंदर। ठीक है, तो ये बताया गया इसके अंतर्गत। बाकी आगे देखते हैं। देखो, प्राकृतिक अवस्था में जो आज़ादी मनुष्य को मिलती थी उसे भी इसी सभ्य समाज में स्थापित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था जैसा समाज को नहीं बनाया जा सकता। तो सोचा कि अब इसी जो मौजूदा सभ्य समाज को एक आदर्श समाज के रूप में स्थापित किया जाए, ताकि प्राकृतिक अवस्था जैसी जो आज़ादी थी और बराबरी मतलब समानता इस सभ्य समाज में स्थापित हो जाए। रूसो के अनुसार व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया। ठीक है, रूसो का सामाजिक समझौता होब्स और लोग के समझौते से बिल्कुल क्या था, अलग था। होब्स एक ऐसे समझौते की कल्पना या फिर उसकी बात करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपने सभी अधिकारों को एक ही व्यक्ति को इस शर्त पर सौंपता है कि अन्य सभी व्यक्ति भी अपने सभी अधिकारों को उसी व्यक्ति को सौंप दे। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति को पावरफुल बना दिया इसके अंतर्गत। जो होब्स है ना, उनके समझौते की अगर कल्पना करते हैं तो वो एक व्यक्ति को शक्तिशाली बनाते हैं और सभी जो अधिकार होंगे वही व्यक्ति रखेगा। इस समझौते से राज्य और शासन दोनों की रचना होती है। राज्य की भी हो गई और शासन की भी हो गई, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो केंद्र माना जाएगा। एक तरीके से केंद्र जो सरकार होती है जिसके पास सारी शक्तियाँ होती है, वैसे ही वो व्यक्ति होगा जिसको सभी अधिकार प्राप्त होंगे। होब्स कहता है कि एक बार सौंपे गए अधिकार वापस नहीं लिए जाते। वह पूर्ण सत्ता संपन्न राजतंत्र का समर्थक है। इसके अलावा अगर हम विपरीत देखें, लोक के सामाजिक समझौते के अनुसार सरकार की स्थापना एक न्यास के रूप में की जाती थी, परंतु रूसो के समझौते के अनुसार सभी मनुष्य अपने समस्त अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं सौंपकर संपूर्ण समाज को सौंपते हैं। मतलब एक व्यक्ति पावरफुल नहीं होगा, एक व्यक्ति को सारे अधिकार नहीं सौंपे जाएंगे। सभी व्यक्ति क्या करेंगे, सामूहिक रूप से शासन करने की इच्छा रख सकते हैं या समाज में रह सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी एक व्यक्ति को विशेष दर्जा नहीं दिया जाता है, ऐसा किसका मानना है, रूसो का मानना, क्योंकि वो प्राकृतिक अवस्था जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं समाज के अंदर। जैसे कि मैंने बताया था, समाज को या राज्य को प्राकृतिक अवस्था जैसा बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और उसके लिए जो रूसो ने कदम उठाया था वो ये था, उनके समझौते के अनुसार, रूसो के समझौते के अनुसार जो भी अधिकार है वो सभी व्यक्ति को सौंपे जाए। ठीक है, ताकि सामूहिक इच्छा से क्या कर सके, लोग शासन कर सके। रूसो कहता है कि इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति ने अन्य व्यक्तियों के साथ सामूहिक तौर पर समझौता किया। तो रूसो के जो भी समझौता था उसमें क्या होता था, सामूहिक समझौता होता था, लोग मिलकर समझौता करते थे, एक व्यक्ति नहीं जाता था समझौते के लिए। इस समझौते के कारण कोई भी मनुष्य, ठीक है, किसी प्रकार के घाटे में नहीं रहा, क्योंकि जो मनुष्य समाज को देता है वह समाज का अंग होने के रूप में वापस ले लेता है। रूसो कहता है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण समर्पण करता है, सबके लिए परिस्थिति समान है। अब कोई भी व्यक्ति दूसरे के लिए धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि सभी लोग बराबर है तो कोई धोखा नहीं कर सकता। तो ऐसा रूसो ने बताया। रूसो कहता है कि इस समझौते के अंदर मनुष्य ने अपने आप को सामूहिक समाज या सामान्य इच्छा, जो उनकी नॉर्मली डिज़ायर होती है, सामूहिक इच्छा को समर्पित होती है। अब देखो, ये तो सामाजिक समझौते के बारे में था। देखो, अगर इसकी हम और इन्फॉर्मेशन निकाले या निचोड़ निकाले, ठीक है, जो सारांश होता है, तो सामाजिक समझौते में देखो प्राकृतिक अवस्था जो थी वो समाप्त हो जाती है, राज्य की स्थापना होती है, और राज्य की स्थापना होने पर रूसो ये कहते हैं या फिर अन्य व्यक्ति जितने भी लोग हैं वो ये सोचते हैं कि प्राकृतिक अवस्था, अगर हमें समाज जो है वो प्राकृतिक अवस्था से बहुत ज़्यादा विपरीत है, तो अगर हमें प्राकृतिक अवस्था जैसा जो समाज है वो बनाना है तो हमें लोगों को बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा। तो होब्स और लोक के जो सिद्धांत थे वो रूसो से बहुत ज़्यादा अलग थे, क्योंकि होब्स और लोक में क्या हुआ था कि जो होब्स और लोक का समझौता था उसमें किसी एक व्यक्ति को या कुछ व्यक्ति को क्या बनाया जाता था, शक्तिशाली बनाया जाता था, सभी अधिकार उनको सौंप दिए जाते। लेकिन जो रूसो है वो ये मानते हैं कि समझौते के लिए सामूहिक समझौता होना चाहिए, सभी लोगों का उसमें बराबर का दर्जा होना चाहिए, तभी प्राकृतिक अवस्था जैसी स्थिति राज्य में भी लागू हो पाएगी।
तो इस तरह की जो बातें थी वो हमने अभी जानी, जो अभी ऊपर हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आलोचना, फिर उसके बाद ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आलोचना देखते हैं अब इसकी आलोचना किस बेस पर की गई है। रूसों के सामाजिक समझौते या राज्य की उत्पत्ति, जो राज्य की उत्पत्ति हुई है, निर्माण हुआ है, संबंधी विचारों की आलोचना निम्न आधारों पर की गई है। पहला, रूसों के प्राकृतिक अवस्था के सिद्धांत को बेबुनियाद है। रूसों का जो भी प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत है वो बेबुनियाद है, उसका कोई बुनियाद या आधार नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है। इतिहास में हमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि प्राकृतिक अवस्था शांति में और सुख में थी। देखो, रूसों ने बताया था कि प्राकृतिक अवस्था में सभी लोग बराबर थे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, वो शांति में और सुख में जीवन लोग बिताते थे। तो जब भी इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी प्राकृतिक अवस्था में हमें शांति में या फिर सुख में जीवन देखने को नहीं मिलता। अनेक इतिहासकारों तथा राजनीतिक विचारकों ने इस सिद्धांत को मात्र काल्पनिक माना, जो भी रूसों ने बताया, क्योंकि जो रूप रूसों ने बताया उसके विपरीत समाज का उल्लेख इतिहास में मिलता है। ठीक है, जो रूप बताया कि इतिहास के अंदर क्या था, जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें लोग शांति से या फिर बराबरी का दर्जा सबको मिला हुआ था, तो किसी प्रकार की लड़ाई नहीं होती थी। ठीक है, अब जो है इसमें इतिहासकारों ने इसके विपरीत ही बताया कि इतिहास में क्या होता था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये काल्पनिक अवस्था बताई गई है जो रूसों ने सबको बताई है। दूसरा, इतिहास इस बात का भी साक्षी नहीं है कि सामाजिक समझौते की प्रक्रिया कब और किस स्थान पर शुरू हुई। ठीक है, तीसरी बात, इतिहास के अनुसार राज्य निर्माण की प्रक्रिया धीरे धीरे एक क्रमिक विकास के रूप में पूरी हुई तथा सबसे पहले कबीला था, फिर कबीले से परिवार बने, फिर उसके बाद कालांतर में राज्य की स्थापना हुई। ऐसा हुआ था। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था के बाद राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, ऐसा रूसों ने बताया था। ठीक है, कि प्राकृतिक अवस्था के बाद राज्य की स्थापना हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले कबीले बने, फिर परिवार बने, फिर राज्य की स्थापना हुई थी बहुत बाद में। लेकिन रूसों राज्य की उत्पत्ति एक क्रमिक रूप में नहीं देखते। ठीक है, नहीं मानकर सामाजिक समझौते के द्वारा मानता है। प्राकृतिक अवस्था में एक जो राजनीतिक अवस्था में मनुष्य का आना संभव नहीं है। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले जंगली मनुष्यों में जो अचानक इतनी बुद्धि नहीं आ सकती कि वह समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण कर सके। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले जो लोग हैं, आदि मानव, वो राज्य की स्थापना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि राज्य की स्थापना के लिए जो है दिमाग का विकास होना चाहिए, लेकिन उनका विकास उस समय नहीं हुआ था। ये बात तो रूसों ने खुद बताई थी कि जो प्राकृतिक मनुष्य था या फिर प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य थे वो पूरे विकसित नहीं थे। लेकिन हाँ, ये बात है कि उन्होंने ये बताया था कि समृद्ध है, लेकिन पूरी तरह से समृद्ध नहीं थे। अब तीसरा, इसके बाद बोला गया अगला, अतएव मतलब प्राचीन मनुष्य राज्य की स्थापना के पहले अवश्य ही बहुत समय तक परंपरागत या अन्य मान्यता प्राप्त नियमों के अधीन रहते होंगे। फोर्थ बताया गया, समाज का विकास स्थिति से संविदा की ओर हुआ है, संविदा से स्थिति की ओर नहीं, जैसे कि सर हेनरी मेन ने भी माना है। अतएव समाज के प्रारंभ काल में संविदा की कल्पना करना समय से परे प्रतीत होता है। संविदा के बारे में जो कल्पना करना वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत समय आगे आ चुका है। ठीक है, तो फिफ्थ बताया गया, समझौते के अनुसार प्राकृतिक मनुष्य व्यक्ति परक था, सामाजिक नहीं। परंतु इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन काल में समाज की इकाई व्यक्ति नहीं परिवार था। व्यक्ति के अधिकारों का कोई मूल्य नहीं था। इस स्थिति में स्वेच्छा से समझौता कर राज्य का निर्माण करना असंभव सा प्रतीत होता है या महसूस होता है। तो ये थी अपनी सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि सेकेंड यूनिट का जो सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम मैरी के बारे में जानेंगे। तो ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करने को बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।